आज की छोटी सी बात, जिंदगी के रण में स्वयं श्री कृष्ण और स्वयं अर्जुन बनना पड़ता है। खुद अपना ही सारथी बनकर रोजाना जिंदगी के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधि सुनियाल आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। आज की कहानी हमारी बहुत ही प्रिय सब्सक्राइबर संयम बंगुड़ा ने भेजी है। दोस्तों, इनके द्वारा ये दूसरी कहानी है। इससे पहले सच्चा साया कहानी भी इन्हीं के द्वारा हमें भेजी गई थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी दर्शाती है कि जिंदगी चलती रहती है, हमें जीवन की परेशानियों से कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। वो एक अपने बिजनेस के लेके काफ़ी चिंतित और काफ़ी परेशान रहा करते थे। वो हमेशा ही अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए या किस तरह से अपने बिजनेस में और ज़्यादा तरक्की पाई जाए, इस बात को लेके काफ़ी चिंतित रहा करते थे। उनका एक बेटा होता है जो कि काफ़ी होशियार होता है। वह अपने पिताजी की परेशानियों को देखकर अक्सर उनसे यह कहा करता कि पिताजी, अब मैं भी आपके साथ बिजनेस में कंधे से कंधा मिला के चल सकता हूँ। आप मुझे भी बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए, मैं इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता हूँ। पर फिर भी उसके पिताजी यह कहकर उसे चुप करा देते कि तू अभी छोटा है, तो अभी बच्चा है, तुझे अभी बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है। तू जब बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने आप तुझे बिजनेस में इन्वॉल्व करा दूंगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने के कारण एक दिन उनको उनके ऑफिस में अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जैसे ही ये बात लड़के को पता चलती है, लड़का बहुत ही परेशान होकर दौड़ दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचता है। वह डॉक्टर से बातचीत करके अपने पिताजी की सेहत के बारे में पता करता है और डॉक्टर उसे समझाते हैं कि सही समय पे इलाज मिलने के कारण आपके पिताजी फिलहाल रिस्क से तो बाहर हैं, लेकिन उनकी हालत सुधरने में काफ़ी टाइम लग सकता है और हो सकता है कि उनके हार्ट सर्जरी भी करनी पड़े। अब वे लड़का ये सारी बातें अपने दोस्त से फ़ोन पे शेयर करता है और उसका दोस्त भी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है, जिस पर वे काफ़ी देर अपने पिताजी का ख्याल रखने के बाद अपने दोस्त से कहता है कि चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, मन फ्रेश हो जाएगा। इस पर वे दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद लड़के को सामने एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है, जिस पर वह अपने दोस्त को कहता है कि चल यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। इस पर लड़के का दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह उससे पूछता है कि यार तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका ऑपरेशन भी होना है, और ये सब परेशानियाँ छोड़ के तुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। क्या तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है अपने पिताजी के बारे में? अपने दोस्त की बात सुनकर वह लड़का जो जवाब देता है उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। लड़का कहता है कि यार एक बात बता, मेरे आइसक्रीम खाने या ना खाने से क्या मेरे पिताजी के स्वास्थ्य में कोई सुधार या गिरावट आ जाएगी? नहीं ना। और दूसरी बात, परेशान तो मैं भी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और इनकी दो बातों को हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात कि सबको पता ही है कि कर्म करते रहो पर फल की चिंता ना करो, तो बस जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने काम पे फोकस करूँगा और मेरा बिजनेस तो अच्छा चल ही जाएगा और भगवान की कृपा से मेरे पिताजी का स्वास्थ्य भी ज़रूर सुधर जाएगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हें चलते चलते एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी के पहले पुत्र प्रद्युम्न का जन्म होता है, तो पैदा होने के 10 दिन बाद ही उनका अपहरण हो जाता है। इस बात से माँ रुक्मिणी बहुत चिंतित रहने लगती हैं, बहुत उदास हो जाती हैं। श्री कृष्ण उनको बहुत समझाते हैं कि तुम इतनी चिंता मत किया करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन माँ रुक्मिणी की चिंता कभी कम नहीं होती और इसी चिंता में उनके कई साल बीत गए और 18 साल के बाद प्रद्युम्न वापस द्वारिका लौटता है। माँ रुक्मिणी इससे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं कि उनका पुत्र लौट आया, लेकिन समस्या यह होती है कि वह अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आता है, जिसका नाम मायावती था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मायावती प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। अब माँ रुक्मिणी यह सोचकर दुखी होती रहती हैं कि प्रद्युम्न ने अपने से उम्र में 20 वर्ष बड़ी लड़की से क्यों शादी की। श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम इतनी चिंता मत करो, जो हो गया है उसको स्वीकार करो। लेकिन माँ रुक्मिणी कहती हैं कि कैसे स्वीकार करूं? वह उससे उम्र में कितनी बड़ी है, क्या मेरे पुत्र के लिए यही लड़की रह गई थी? और ना जाने क्या क्या बातें वह सोचती रहती हैं और इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती। और यह बात उनको अंदर ही अंदर कचोटती रहती है और इस प्रकार चिंता करते करते उनके 8 साल और बीत जाते हैं।
फिर आखिरकार 8 साल के बाद वे इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि प्रद्युम्न का मायावती के साथ विवाह करना उचित था और इसमें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चक्कर में अपने जीवन के लगभग 26 साल वे सिर्फ चिंता करने में ही गुजार देती हैं। अब लड़का कहानी यहीं ख़त्म करके कहता है कि बस इसी प्रकार से मैंने भी अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया है। और रही बात पिताजी की हालत की, तो पिताजी की इस हालत की जिम्मेदार उनके द्वारा किए गए कर्म है। लड़के का दोस्त कहता है कि यह क्या कह रहे हो, अपने पिताजी के लिए कोई ऐसे कहता है क्या? तो लड़का जवाब देता है कि मेरा कर्म से मतलब सही या गलत से नहीं है। यदि पिताजी केवल अपनी मेहनत पर फोकस करते और यूँ बेवजह की टेंशन नहीं लेते तो कारोबार तो उनकी मेहनत से आगे बढ़ ही रहा था। आज पिताजी की यह हालत उनके अत्यधिक टेंशन लेने की वजह से ही हुई है। और अगर हम कभी किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो टेंशन लेने से हम केवल उन परिस्थितियों में उलझते ही जाते हैं, जबकि हमारी मेहनत करने की काबिलियत हमें परेशानियों में भी सही रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर कहानी से हमें बहुत इम्पोर्टेंट सीख मिलती है कि लाइफ गोज ऑन, जस्ट कीप गोइंग। जिंदगी के साथ चलते रहिए, जो होगा अच्छा ही होगा, बस अपने कर्म अच्छे रखिए और पॉजिटिव सोच के साथ, मेहनत और लगन के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर जिंदगी का आनंद लेते रहिए। क्योंकि दोस्तों, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लग जाता है। जहाँ तक आपको रास्ता दिखता है, फिलहाल वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिख जाएगा। टीम छोटी सी बात की तरफ से मैं संयम बंगुड़ा का फिर से धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, यदि आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में थैंक यू संयम ज़रूर लिखिए। और आपके पास भी अगर कोई कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। अक्सर लोग आपकी जिंदगी में इस प्रकार से दखल अंदाजी करते हैं कि मानो यदि वे उनकी जिंदगी होती तो पता नहीं कितने झंडे गाड़ लिए होते हैं। और वही लोग दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं जो खुद अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होते हैं। इसी पर दोस्तों, आज की छोटी सी बात, कोई भी आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है आपकी अनुमति के बगैर, और ना ही आपको हीन महसूस करा सकता है। इसीलिए दोस्तों, लोगों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना सीखिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कहते ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अवधेश सुनियाल आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार का मोटिवेशन देती है। दोस्तों, यूँ तो ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, पर फिर भी आज हमारे एक खास सब्सक्राइबर की फरमाइश पर हम ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, किसी राज्य में एक बंजारा जोड़ा होता है जो कि अपने घोड़े पे सवार होके गांव-गांव जाके अपनी कला का प्रदर्शन किया करता था। इसी प्रकार से वे एक दिन अपने घोड़े पे सवार होके एक गांव की ओर जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ लोग उन्हें मिलते हैं। वे लोग उन पर टिप्पणी करते हैं कि देखो देखो कितने निर्दयी लोग हैं, बेजुबान जानवर की जान निकाल रखी, कितना अत्याचार कर रहे हैं घोड़े पर, दोनों के दोनों सवार हो रखे हैं। यह टिप्पणी सुनकर वे जोड़ा सोचता है कि बात तो इनकी भी सही है। इस पर पत्नी अपने पति से कहती है कि आप घोड़े पर ही बैठे रहिए, मैं पैदल चल लेती हूँ। और वे घोड़े से उतरकर आगे का रास्ता पैदल तय करना शुरू कर लेती है। दोस्तों, अब कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें फिर से कुछ लोग मिलते हैं और वे लोग उन पर व्यंग कसते हैं और वे लोग कहते हैं देखो देखो कितना बेशर्म पति है, पत्नी को तो पैदल चला रहा है और खुद ठाठ से घोड़े की सवारी का आनंद ले रहा है। इस पर पति को यह बात चुभ जाती है और वे तुरंत ही घोड़े से नीचे उतर जाता है और पत्नी को कहता है कि तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चल लूंगा। अब इसी प्रकार से पत्नी घोड़े पर बैठ जाती है और इस प्रकार से वे आगे का रास्ता तय करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ आगे जाने पर उन्हें फिर से कुछ लोग मिलते हैं जो कि फिर से उन पे ताना कस देते हैं और इस बार वे कहते हैं कि देखो देखो ये कैसा जोरू का गुलाम है, पत्नी को तो घोड़े पे बिठा रखा और खुद गुलाम की तरह पैदल पैदल चले जा रहा उसके पीछे। तो इस पर पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगती है और पत्नी तुरंत ही घोड़े से नीचे उतर जाती है।
अब वे दोनों घोड़े के साथ पैदल पैदल चले जा रहे होते हैं और चलने की वजह से उनको काफ़ी थकान भी हो जाती है और थोड़ी दूर पहुंचने पर फिर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। अब वे लोग इनको देखकर इनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। पास में घोड़ा है और खुद गधे की तरह पैदल चले जा रहे हैं। अब वे दोनों समझ चुके होते हैं कि हम कुछ भी कर लें लोग तो टिप्पणी करेंगे ही, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। और वे सोचते हैं कि यदि हम इनकी बातें ही सुनते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और फिर वे अपनी समझ से अपने साधन का सही उपयोग करते हुए वापस दोनों घोड़े पर सवार होते हैं और आगे का रास्ता तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, कई बार हमारा ज़िंदगी में ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है जो बेवजह ही हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करते रहते हैं, और जब कभी भी हम असफल होते हैं तो वे हमें फ्री का ज्ञान बांटने लगते हैं, फिर भले ही वो ज्ञान हमारे किसी काम का हो या ना हो। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बेवजह ही हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर देते हैं कि जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे लोग कभी भी हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते, बल्कि इनकी बातों से हमेशा हम डिमोटिवेट ही होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे लोगों के बीच आप सिर्फ तब तक ही हॉट टॉपिक बने रहते हैं जब तक कि आप एक छोटी सी सफलता भी प्राप्त नहीं कर लेते। और जिस दिन आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, उसी दिन से ये लोग किसी और को अपना हॉट टॉपिक बना लेते हैं और फिर उस व्यक्ति की ज़िंदगी में नेगेटिविटी भरना शुरू करते हैं, और इनका यह सिलसिला हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दें तो हमें खुद ही सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, और हमें इस तरह के नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए और इनसे बच के रहना चाहिए, और ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों पर चलते हुए स्वयं के साधनों का सही उपयोग करते हुए ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आज की छोटी सी बात, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हमारे मन और मस्तिष्क से ज़्यादा शक्तिशाली हो। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मनुष्य का दिमाग इस दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज़ है। इंसान के दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें विकिपीडिया में मौजूद जानकारी से भी कई गुना ज़्यादा जानकारी को सेव रखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आज आपके सामने ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हूँ। जो ये ब्रेन रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इनसे एक्चुअली हमारी ब्रेन पावर बहुत जल्दी बढ़ती है। ये हमें कंसंट्रेशन करने में और हमारी लर्निंग पावर्स बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए जल्दी से इन रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। वी कांट मल्टीटास्क। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग खाना खाते खाते पढ़ाई करते हैं या ड्राइविंग करते हुए फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं, पर इसके साथ ही आपको बड़े बुजुर्गों की सलाह भी याद होगी कि वे कहते हैं कि खाना खाते हुए टीवी मत देखो, पढ़ाई करते वक्त फ़ोन मत देखो और ड्राइविंग करते हुए फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ मत करो। क्या उनकी इन सलाहों के पीछे कुछ लॉजिक है? जी हाँ, बड़े बुजुर्गों की इस सजेशन के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक काम करता है। एक्चुअली हम ह्यूमंस का ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। हम एक समय में यदि एक ही काम करें तो ही उस पर फोकस कर सकते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो एक्चुअली हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट उसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड है स्विचिंग। स्विचिंग मीन्स हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, इससे हम अपने फोकस से भटकने लगते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारी सेंस ऑर्गन, हमारी टंग जो स्लाइवा जनरेट करती है, वह यदि हम किसी और काम को करते करते खाना खाते हैं तो उतने अच्छे से उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं प्रिपेयर कर सकती जितना यदि हम सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करें तो कर सकती है। तो
इस तरह से यदि हम किसी भी काम में एक समय में एक ही काम करें तो वो हमारे लिए बेटर है। तो बेसिकली हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए। वी बिकम स्टूपिड इफ वी डोंट एक्सरसाइज। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन 19 किलोमीटर्स पर डे वॉक करने के लिए डिज़ाइन है। मतलब यदि हम 19 किलोमीटर्स पर डे वॉक करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्चुअली ज़्यादा एक्टिव रहता है। पर आजकल मुझे लगता है बहुत लोग तो 1 किलोमीटर भी डेली वॉक नहीं करते होंगे और यह चीज़ हमें एक्चुअली डम बनाती है। यदि आप अपने माइंड को ज़्यादा क्रिएटिव बना के रखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को करते रहें। अपने बॉडी मूवमेंट्स को, अपनी एक्सरसाइज को, वॉकिंग को रूटीन का पार्ट बना कर रखें। What you teach others will stay in your brain for longer. फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन की कुछ स्टेजेस होती हैं कि वे किस बात को, किस चीज़ को कितनी देर तक अपने माइंड में स्टोर रख सकता है। जैसे यदि हम कोई लेक्चर सुनते हैं तो वह लेक्चर हम 5% तक ही याद रख पाते हैं। जब हम कोई बुक रीड करते हैं तो वह हमें 10% तक याद रहती है। इसके अलावा अगर हम कोई ऑडियो विजुअल सुनते हैं तो वह हम 20% तक याद रख लेते हैं। अगर हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो यह ग्रुप डिस्कशन हमें 50% तक याद रहती है। और यदि हम प्रैक्टिस करते रहें चीज़ों को, किसी चीज़ को एक बार पढ़ के फिर से उसको प्रैक्टिस करें तो इसको हमारा माइंड 50% तक स्टोर कर सकता है। और अगर हम कोई चीज़ किसी दूसरे को सिखाते हैं या समझाते हैं तो आप अपनी मेमोरी की स्टोरेज पावर 80% तक भी बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, उनको किसी के भी साथ, किसी को भी समझाने के रूप में या बताने के रूप में ज़रूर शेयर करें। इस तरह से किसी को बताने से, सिखाने से आपकी लर्निंग पावर ज़रूर बढ़ जाएगी। थिंकिंग विद पेन एंड पेपर गिव्स योर थॉट प्रोसेस अ राइट डायरेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि सोचने में क्या है, कहीं पर बैठकर भी सोचा जा सकता है। हम तो सोफ़ा पर बैठकर भी सोच सकते हैं, घूमते फिरते भी सोच लेते हैं। नहीं, अगर आप सच में कुछ प्रोडक्टिव सोचना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अपने साथ एक पेपर और पेन लेकर बैठें। जब आप पेन और पेपर से कुछ सोचेंगे और उसको उसमें लिखेंगे तो उसको नोट करने से यकीनन आपको वह चीज़ ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी। इससे आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपके ब्रेन में जल्दी से सब बातें जाएंगी, जिससे आपके थॉट्स को बिल्कुल राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। व्हाट यू राइट गोज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे मस्तिष्क की भूमिका में हमारे कॉन्शियस माइंड की सिर्फ 5% की ही भूमिका होती है। बाकी 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल कंप्यूटर की रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह काम करता है, जिसमें हम 1 GB या ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB तक की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रोम यानी रीड ओनली मेमोरी की तरह वर्क करता है, जिसमें हम 2 TB तक की चीज़ों को भी सेव रख सकते हैं। मीन्स हमारे ब्रेन को भी पता है कि हमें हार्ड डिस्क की कितनी ज़रूरत है। लेकिन ये तब भी संभव हो सकता है अगर हम उन चीज़ों को लिखते हैं। जिन चीज़ों को हम पेपर पे लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, वह चीज़ें डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं। पर आजकल देखने में आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स तो नोट्स बनाते ही नहीं हैं। नहीं फ्रेंड्स, हमें नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। ये फैक्ट है कि जो स्टूडेंट नोट्स बनाता है मार्क्स भी उसी के ही ज़्यादा आते हैं और इसके पीछे हमारे माइंड का यह रूल ही काम करता है। ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अनलिमिटेड, फिल इट विद राइट नॉलेज। क्या आप जानते हैं कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी 50 लाख GB तक है, यानी 2.5 पेटाबाइट। ये बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। दिमाग 300 सालों तक की चीज़ों को याद रखने के लिए डिज़ाइन है। इतने साल तक तो हम जीते भी नहीं हैं। पर अगर आप इतनी सारी बातें याद करके अपनी इस मेमोरी को फुल भी कर लेते हैं तो इस पर भी रिसर्च चल रही है कि हमारा ब्रेन और नए न्यूरॉन्स को जनरेट करता रहता है।
अगर आपकी मेमोरी फुल भी हो जाए तो और नई चीज़ें सीखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए हमारा ब्रेन और स्पेस बना लेता है, जिसमें हम और भी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ को याद करना और किसी चीज़ का याद आना, इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। किसी चीज़ को याद करना तो आसान है, पर सही टाइम पर उस चीज़ का याद आ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली, लेकिन आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें आपने लर्न करी हैं, ये जो चीज़ें आपने देखी हैं, उसे किस जगह पर किस तरह से यूज़ करना है। तो इस याद आने के लिए, यह सीखने के लिए आपको ब्रेन ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, जिस ब्रेन ट्रेनिंग की हमने इससे पहले बात करी थी। तो उस ट्रेनिंग के ज़रिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके आप अपनी याददाश्त शक्ति को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही यह भी यकीनी बना सकते हैं कि आपको सही चीज़ सही समय पर याद आए। फोकसिंग ऑन द राइट थॉट्स विल मेक यू सक्सेसफुल। एक रिसर्च के मुताबिक प्रतिदिन हर व्यक्ति को लगभग 70,000 तक थॉट्स आते हैं, और इसमें से सिर्फ 5% ही हमारे काम के होते हैं। ज़्यादातर हर इंसान को नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। इसके लिए भी आपको दोस्तों यही करना है कि पेपर और पेन लेकर बैठना है और अपने सभी थॉट्स को लिखना है। हर थॉट्स को नहीं लिखना है, ये आपको भी पता होगा कि कौन सी थॉट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो अपनी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उन थॉट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए, और उनमें से जो थॉट आपको लगती है कि यह थॉट नेगेटिव है, उसको हटा दीजिए और पॉजिटिव की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स की तरफ कंसंट्रेट करते रहेंगे, तब आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और अपनी ब्रेन ट्रेनिंग के साथ और पेपर और पेन के साथ लिखकर याद करने की कोशिश के साथ आप ज़रूर ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे आपको अपनी पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बेकार के थॉट से भी आप बचते रहेंगे। When you turn off, your brain turns on। कुछ लोग अपनी स्लीप साइकिल को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उनको लगता है कि सोने से टाइम वेस्ट होता है और सोना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, लेकिन वे गलत सोचते हैं। प्रतिदिन हर व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये स्लीप टाइम 5 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आइडियल स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है। नासा के साइंटिस्ट्स पर भी यह रिसर्च किया गया कि जब उनको बीच में नैप टाइम दिया गया, तो पाया गया कि उनकी ब्रेन की एफिशिएंसी 34% तक बढ़ गई थी। इसलिए हमें अपना स्लीप साइकिल प्रॉपर रखना चाहिए। स्लीप साइकिल में एक REM साइकिल भी वर्क करता है, यह साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता है। रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट में एक्चुअली हमारी आंखें बाहर से तो बंद रहती हैं, लेकिन आंखों की पुतली लगातार हिलती रहती है। उस समय हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि एक्चुअली यही वो टाइम है जिस समय हम सबसे ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं, और हमें सपने भी इसी दौरान आते हैं। एक्चुअली सोते समय हमारे ब्रेन के डेड सेल्स बाहर निकलते रहते हैं और नए सेल्स जनरेट होते हैं, जिससे हमारे दिमाग को ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। 12. डू मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन। दोस्तों, हमारी ब्रेन की 65% एनर्जी बस हमारी आंखें ही यूज़ कर लेती हैं। तो अपनी आइज़ को आराम देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने का कोई समय नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। अभी हमारा वीडियो देखने के बाद तुरंत आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको केवल अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है और आंखों को बंद करके रिलैक्स करना है। इससे आपकी आंखों को बहुत आराम मिलता है, और आंखों को आराम मिलने से आपके दिमाग को भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी मेडिटेशन के फ़ायदे तो आप सबको पता ही हैं। तो मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में भी बहुत सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने जो आपके साथ इन ब्रेन रूल्स शेयर करे हैं, ये आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आपकी लर्निंग पावर, आपकी विल पावर
और आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी इससे बढ़ सकती है, लेकिन वह तब बढ़ेगी जब आप इन रूल्स को पेन और पेपर के साथ नोट करेंगे। क्योंकि हमारी लर्निंग पिरामिड के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखकर आप इसका 50% ही लर्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को समझने की कोशिश करें और इसको बेहतर तरीके से उपयोग में लाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। आशा करते हैं आपको ये ब्रेन रूल्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस के साथ। धन्यवाद। आज की छोटी सी बात, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब में हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें। दोस्तों, आज की कहानी यह दर्शाती है कि हमें किस तरह से जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कैसे हमें इनके लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार एक लड़का था, वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो एक दिन वह अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और अपने गुरुजी से बताता है कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं और मैं अपने माता पिता के सपने साकार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको जीवन का हर सुख दूं, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी और वह मुझे कैसे मिलेगा यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। और गुरुजी उस लड़के की सहायता करने हेतु उसको अपने साथ एक नदी के किनारे ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं और गुरुजी उसे बताते हैं कि इन पत्थरों में से एक पारस पत्थर है। यदि तुम्हें पारस पत्थर मिल जाए तो तुम रातों रात अमीर बन सकते हो, क्योंकि पारस पत्थर को जिस किसी भी वस्तु पे तुम रखोगे वह वस्तु सोने की बन जाती है। और हाँ, पारस पत्थर की एक पहचान भी है। बाकी अन्य पत्थरों को जब तुम छुओगे तो वे तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन पारस पत्थर को छूकर तुम्हें गर्माहट महसूस होगी। और फिर जब तुम पारस पत्थर को प्राप्त कर लोगे फिर तो तुम रातों रात धनवान बन सकोगे और जिंदगी के कुछ भी सुख आराम की चीजें प्राप्त कर लोगे। अब यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि वाह, अमीर बनने का यह सबसे आसान तरीका है। पारस पत्थर को तो मैं 1-2 महीने में आराम से ढूंढ लूंगा। लेकिन लड़का नहीं जानता था कि गुरुजी ने भी कुछ सोच समझ के ही उसको यह काम सौंपा है। यदि पारस पत्थर ढूंढना इतना आसान हो जाता तो बात ही क्या थी। अब लड़का उसी दिन से काम पर लग जाता है। सबसे पहले वह एक तरफ के पत्थरों को समेटना शुरू करता है और छूकर ठंडा महसूस होने पर उनको नदी में फेंकता जाता है ताकि वे रिपीट ना हो। उस दिन शाम होने तक वह पत्थर को ढूंढता रहता है और फिर इस तरह पत्थर ढूंढते ढूंढते उसके 5-6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। इतने समय से एक ही काम रोजाना करते करते अब उस लड़के की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण अब वे उतनी लगन से उन पत्थरों को नहीं परखता था जितने कि वो पहले किया करता था। अब इसी तरह से कुछ और महीने बीत जाते हैं और एक दिन उसके हाथ अचानक से पारस पत्थर लग जाता है। उसकी गर्माहट महसूस करते ही उसे भी यकीन हो जाता है कि ये पारस पत्थर है, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण वह उस पत्थर को उठाता है और उसी स्पीड में नदी में फेंक देता है। अब वे जैसे ही उस पत्थर को पानी में फेंकता है वह बड़ा पछताता है और वह सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरी इस नादानी के कारण इतने महीनों से जिस पत्थर को मैं ढूंढने पे लगा था वह पत्थर मुझे मिलकर भी, मेरे हाथ आकर भी मैंने फिर उसे गवा दिया। और वह इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस मनाते हुए वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में अपनी मेहनत को इतना ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं
कि जब कभी हमारे जीवन में कोई सुनहरा मौका आता है तो हम उसे अपनी लापरवाही के कारण खो देते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से जो हम सबके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ होती है वे इस गर्म पत्थर की तरह ही होती है। वे सडनली कभी कभार आती हैं, लेकिन जो हमारी मेहनत है, जो हम रोज़ाना मेहनत करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, वे ठीक उन ठंडे पत्थरों की तरह होती है जो दिन प्रतिदिन हम करते हैं और अपने स्किल को निखारते हैं, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार रहें। लेकिन हम जो ये डेली मेहनत करते हैं, अगर हम उसमें लापरवाही बरतने लग जाएं तो हम अपने अपॉर्चुनिटी को आते ही गंवा देंगे और फिर जीवन भर हमारे पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपनी मेहनत इस तरीके से करिए कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप फुल्ली प्रिपेयर रहें, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, आप उसको गंवाइएगा मत। क्योंकि दोस्तों, जो सफल व्यक्ति होते हैं वे कभी भी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करते, वे अपने संघर्ष को ही अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, उसमें कामयाब होते हैं और जीत के दिखाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो। दोस्तों, आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज की छोटी सी बात, मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी जुबान से होती है। इसीलिए दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो पर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आज की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि किस तरह हम अपनी बातों से लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों में, परिजनों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ जंगल में आखेट पर जाते हैं और घने जंगल में अंदर जाने के बाद वे अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। वे अपने घोड़े पर भटकते हुए एक कुटिया के पास पहुंचते हैं और वे कुटिया के अंदर जाते हैं तो वहां उनको एक नेत्रहीन साधु मिलते हैं और वे उन साधु महाराज को सबसे पहले सादर प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मुझसे पहले मेरे कुछ साथी इसी तरह से रास्ता भटकते हुए आपसे मार्ग पूछने के लिए यहाँ आए थे। इस पर वे साधु उनको जवाब देते हैं कि राजन, सबसे पहले तुम्हारा अंगरक्षक रास्ता भटका हुआ मेरे पास आया था और उसे मैंने बाईं दिशा में जाने के लिए कहा। उसके बाद तुम्हारा एक मंत्री यहाँ आया था, उसे भी मैंने बाईं दिशा में ही भेज दिया था और अब तुम भी बाईं दिशा में ही जाओ, तुम्हें वहाँ वे दोनों अवश्य ही मिल जाएंगे। और राजा साधु के चरण वंदन करके बाईं दिशा की ओर चला जाता है और सचमुच उसे वहाँ अपना अंगरक्षक और अपना वो मंत्री मिल जाता है। फिर वे तीनों अपने अन्य साथियों को ढूंढने के लिए वापस कुटिया की ओर आते हैं और जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन राजा एक बार फिर से साधु से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। साधु से मिलकर सबसे पहले राजा उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर उनसे पूछता है कि हे महात्मन, मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा है जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि नेत्रहीन होने के बावजूद मेरे बिना बताए आपको यह कैसे पता चला कि मैं एक राजा हूँ, और यह भी कैसे पता चला कि क्रमवार सबसे पहले मेरा अंगरक्षक आपके पास आया और उसके बाद मेरा मंत्री आपसे मिलने आया। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया इन सवालों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को थोड़ा शांत कर दीजिए। इस पर साधु जवाब देते हैं कि राजन, यह सब कमाल वाणी का है। जब तुम्हारा अंगरक्षक मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, हे अंधे, मुझे जंगल से बाहर जाने का सही सही रास्ता बता दे। तो मुझे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति जरूर ही कोई कठोर काम करने वाला व्यक्ति होगा और हो सकता है कि ये कोई उच्च दर्जे का सैनिक हो। और जब तुम्हारे मंत्री मेरे पास आए तो उसने मुझे महात्मा कह के संबोधित तो किया, लेकिन अपने पद के गुरूर में मुझसे रास्ता पूछा। तो इस प्रकार से मुझे एहसास हुआ कि ये जरूर ही कोई मंत्री पद का व्यक्ति होगा। और जब तुम आए
तो तुमने मुझे सबसे पहले सादर प्रणाम किया और तुम्हारी बोली भाषा से साफ जाहिर हो रहा था कि ऐसा तो कोई राजा ही हो सकता है। और इसी वजह से मेरे नेत्रहीन होने के बावजूद भी मुझे ये बराबर से एहसास हो गया था कि तुम लोग कौन कौन हो। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें अपने करियर में सफल होना है और एक अच्छा इंसान बनना है तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होगा हम उतना ही अच्छा लोगों के बीच इंप्रेशन छोड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कम्युनिकेशन ही सक्सेसफुल होने की एक गोल्डन की है। तो दोस्तों, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को जितना बेस्ट करेंगे आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मुंह में जुबान तो हर कोई रखता है, पर कमाल तो सिर्फ वो करता है जो इसका सोच समझ के इस्तेमाल करता है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार। दोस्तों, अक्सर बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी सी बात से हल हो जाती है। ठीक उस तरह जैसे हम अपने मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद करते हैं अपनी छोटी सी बात के माध्यम से, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को पसंद आने पर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। शहर के बीचों बीच बाजार में एक ताले की दुकान थी, जहाँ पर रोज़ाना ही कई लोग चाबी ताले खरीदने आते थे और कई बार असली चाबी खो जाने की सूरत में वहाँ पर डुप्लीकेट चाबियाँ भी बनवा कर दी जाती थी। उसी दुकान पर एक कोने में एक हथौड़ा पड़ा रहता था, जिससे कि ताले तोड़े जाते थे, परंतु उसका उपयोग कभी कभार ही किया जाता था। वहाँ कोने में पड़े पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि मैं इतना बलशाली हूँ, इतना मजबूत हूँ, इसके बावजूद भी मैं ताले को कई प्रहार झेलने के बाद खोल पाता हूँ, जबकि ये चाबी इतनी छोटी सी है फिर भी इतनी सरलता से और इतनी जल्दी कैसे ताले को खोल देती है। ऐसा क्या राज है इस चाबी के अंदर। एक दिन दुकान बंद होने के बाद उसने बहुत बेचैन होकर चाबी से पूछ ही लिया कि चाबी बहन, मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। चाबी ने बहुत विनम्रता से कहा कि पूछो भाई, तुम क्या पूछना चाहते हो। मुझसे बन पड़ा तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगी। ज़रा इस रहस्य को मुझे समझा दो कि तुम इतनी छोटी सी हो फिर भी इतनी आसानी से मजबूत, जिद्दी से जिद्दी ताले को भी कैसे सरलता से खोल देती हो, जबकि मैं तुम्हारी तुलना में इतना बलशाली और इतना बड़ा हूँ, फिर भी मुझे ताले को खोलने में बहुत देर लग जाती है और अक्सर तो मुझसे ताला टूट ही जाता है। इस पर चाबी ने मुस्कुराकर बहुत ही प्यारा और सटीक जवाब दिया कि भाई, तुम ताले पर प्रहार करते हो और इस तरह बलपूर्वक उसे खोलने की कोशिश में तुम उसे चोट पहुंचा देते हो। ऐसा करने से ताला खुलता नहीं बल्कि वो टूट जाता है, और मैं उस ताले को बगैर किसी चोट पहुंचाए उसके अंतर मन में उतर जाती हूँ और इस प्रकार प्यार से मेरा निवेदन मानकर तुरंत ही ताला खुल जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का ऑप्शन आ जाता है। उस समय हमें कभी भी हथौड़ा बनकर जोर ज़बरदस्ती करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि चाबी की तरह प्रेम और समर्पण भाव रखते हुए किसी के दिल में उतर जाना चाहिए और उसका दिल जीत लेना चाहिए। क्योंकि किसी को डरा धमका कर हम किसी से वह काम करवा तो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से उस व्यक्ति का काम के प्रति समर्पण भाव और उत्साह समाप्त हो जाता है। जबकि यदि हम किसी के दिल में कार्य के प्रति समर्पण भाव जागृत करके उससे काम करवाएं, तो ज़रूर ही वह व्यक्ति उस काम को बेहतर तरीके से भी करेगा
और इसके परिणाम भी बेहतर होंगे। दोस्तों, गुस्से की तमाम ताकतें मिलकर भी किसी व्यक्ति का मन नहीं बदल सकती। वे बस किसी को मजबूर कर सकती हैं, जबकि प्रेम का एक शब्द भी किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको भी आज की कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। तो आज की छोटी सी बात, हमारे जीवन में आने वाले दुख तकलीफें एक विचार से ज़्यादा और कुछ नहीं होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दुख तकलीफें एक विचार कैसे हो सकता है। विचार तो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, जबकि दुख तो हमारे मन में घर करके बैठ जाता है। तो चलिए इस बात को एक घटना के द्वारा कहानी के रूप में समझते हैं। एक नगर में कोई बहुत धनी सेठ रहते थे। उनका नौकर बहुत ही ईमानदार आदमी था। सेठ जी उस नौकर के भरोसे ही अपना घर परिवार छोड़कर अपनी व्यवसाय से संबंधित मीटिंग्स वगैरह में जाया करते थे। एक बार सेठ जी 2 दिन के लिए विदेश गए तो वापस लौटने पर एक बहुत ही कीमती और अनोखी वस्तु साथ में लाई। उन्होंने नौकर को समझाते हुए बताया कि यह बहुत ही कीमती सामान है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक संभाल कर रखना। नौकर ने भी उस वस्तु को बहुत सावधानी से संभाल कर रख दिया, परंतु दूसरे ही दिन साफ सफाई करते वक्त अचानक नौकर के हाथ से वह वस्तु नीचे गिरकर टूट गई। अब जैसे ही सेठ जी को इस घटना का पता चला, उनके अंदर क्रोध का सैलाब उमड़ आया, परंतु वह नौकर उनका इतना विश्वास पात्र था, ना तो वे उसको मार सकते थे, ना ही वे उसको नौकरी से निकाल सकते थे। तो जैसे तैसे करके सेठ जी ने अपने क्रोध को पी लिया, परंतु उस चीज़ के टूटने के दुख से वह उभर नहीं पा रहे थे। जब वे रात को सोने गए तो उनको नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका मन बहुत बेचैन हो चुका था। सेठ जी अपने कमरे से बाहर निकले तो आकर देखा कि वह नौकर आराम से खर्राटे भरकर सो रहा था। यह देखकर सेठ जी का दिमाग और भी गर्म हो गया। उन्होंने सोचा कि इसने मेरा इतना कीमती सामान नष्ट कर दिया और ये आराम से सो रहा है, इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसे नींद कैसे आ सकती है। परंतु वे क्या कर सकते थे और इसे क्या कह सकते थे, इसलिए वे वापस अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह जब सेठ जी सोकर उठे, तब तक वे इस चिंता से बाहर निकलने का उपाय सोच चुके थे। उन्होंने अपने नौकर को अपने पास बुलाया और उससे बोले कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने कल वह कीमती वस्तु तोड़ दी। दरअसल मैं तुम्हें वह वस्तु उपहार स्वरूप देना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। लेकिन क्योंकि अब वह वस्तु नष्ट हो चुकी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ जी की यह बात सुनकर नौकर को बहुत धक्का लगता है। उसका मन यह सोच सोचकर आहत होता रहता है कि मालिक मेरे लिए वह कीमती वस्तु लेकर आए थे और वह मुझसे ही टूट गई। अब उस रात सेठ जी निश्चिंत होकर सो जाते हैं, जबकि नौकर रात भर बेचैनी में सो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अब नौकर ने मालिक की उस कीमती वस्तु को खुद के साथ जोड़ लिया था और यही बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। दोस्तों, इस कहानी में मालिक और नौकर के मन को जिस बात ने चोट पहुंचाई, वह वो विचार था जो अपने मन को किसी वस्तु से जोड़ने से उत्पन्न हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि वास्तव में कोई भी वस्तु हमारी अपनी नहीं है। यदि हम इस बात को समझ जाएं कि हर वस्तु एक न एक दिन हमसे दूर हो ही जाती है, तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। हमें केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस तरह के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। तो बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है।
आशा करते हैं दोस्तों आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तो कि हम जो मोटिवेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आज की छोटी सी बात। दुनिया जिस हाल में मर जाना चाहती है, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवारजनों में, मित्रजनों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहें। एक 50 साल के सज्जन व्यक्ति बहुत ही संपन्न थे। शहर में उनका जाना माना अच्छा कारोबार था और घर परिवार भी बहुत बढ़िया चल रहा था। पर पता नहीं क्यों अचानक वे परेशान रहने लगे और उनको इस तरह तनाव में देखकर एक दिन उनकी बीवी ने उनसे कहा कि आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि शायद आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मेरी सलाह मानिए, आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं और काउंसलर भी हैं। एक बार मेरे कहने पर आप उनके पास चले जाइए। उनको पत्नी की यह बात सही लगती है और वे काउंसलर के पास चले जाते हैं। अब काउंसलर के पास पहुंचने के बाद वे उन्हें बताते हैं कि न जाने मुझे आजकल क्या हो गया है, मेरा माइंड बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। मैं हर छोटी बड़ी बात पे चिढ़ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जीवन में बस परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। काफ़ी समय तक काउंसलर से बात करने के बाद काउंसलर ने उन्हें सलाह दी कि आप मेरी एक बात मानिए, आपके स्कूल कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं आप जाके उनसे बातचीत करिए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनसे मुलाकात कीजिए और उनके जीवन की एक लिस्ट बनाकर 1 महीने बाद आप मेरे पास वापस आइएगा। अब वे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं। गेट टुगेदर के दौरान वे अपने सभी फ्रेंड्स से उनके लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं और इस तरह सबकी लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब जब वे दूसरी बार काउंसलर के पास जाते हैं तो काउंसलर उनसे पूछते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इस पर वे सज्जन जवाब देते हैं कि अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों से मिलने के बाद मैंने जाना कि हम में से 10% दोस्त तो इस दुनिया में रहे ही नहीं हैं और जो बाकी हैं उनमें से कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी को अपने परिवार की समस्या है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, किसी का तलाक हो चुका है। उन सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर है। तब मेरी समझ में आया कि दुनिया में सब लोगों को बहुत परेशानियां हैं, उनकी तुलना में मेरा जीवन बहुत बेहतर है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। न जाने क्यों हम छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा औरों को देखकर यह सीखते रहना चाहिए कि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर होती हैं। बस हमें चाहिए कि हम इन परेशानियों का डटकर सामना करें और पॉजिटिव रहते हुए अपने गोल की तरफ फोकस करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें। आशा करते हैं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आज की छोटी सी बात। निष्काम भाव से किया गया काम कर्म फल से मुक्त होता है। जीव यदि निष्काम भाव से काम करता रहे और कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर दे तो इन कर्मों का फल भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले
एक साधु एकांतवास किया करते थे। वे बहुत दयालु भी थे। जहाँ एक ओर वे एकांत में ध्यान मग्न होकर भगवान की भक्ति में लीन रहते, वहीं दूसरी ओर वे अपने पास आने वाले लोगों की परेशानियों का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनकी सेवा और सद्गुणों से प्रसन्न होकर भगवान ने एक बार अपने देवदूत को उनके पास वरदान देने के लिए भेजा। महात्मा ने खुले दिल से देवदूत का आदर सत्कार किया। फिर देवदूत ने उन्हें बताया कि ईश्वर आपकी भक्ति और सद्गुणों से बहुत प्रसन्न है, इसलिए ईश्वर ने मुझे आपके पास आपको यह वरदान देने भेजा है कि आपको ऐसी शक्ति दी जाए जिससे आप किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति को तुरंत ठीक कर सकें। इस पर महात्मा ने विनम्रता से कहा कि हे देव, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है, परंतु मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं किसी भी प्रकार की कोई शक्ति लेकर विधाता के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। देवदूत महात्मा की भक्ति भावना और उनके हृदय की विशालता को देखकर बहुत खुश हुए तथा बोले कि महात्मन, आपने तो मुझे घोर संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार आपको शक्ति दिए बिना तो मैं वापस नहीं जा सकता। मेरा भला चाहते हैं तो कैसे भी करके यह शक्ति ग्रहण कीजिए। अब थोड़ी देर महात्मा सोच में डूबे रहे और फिर देवदूत से बोले कि ठीक है, यदि ईश्वर की यही इच्छा है, वे मुझसे यही चाहते हैं कि मैं ये शक्ति ले लूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन शुभ कर्मों से भर जाए और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ लोगों के रोग दोष मुक्त होते चले जाएं। परंतु साथ ही मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे दिमाग में कभी भी इस शक्ति के प्रति अहंकार या अभिमान ना आए। देवदूत यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान देकर वापस चले गए। अब लोगों की भयंकर से भयंकर बीमारियां भी साधु के आगमन से तुरंत खत्म होने लगी। वे जहां भी जाते उस स्थान पर लोग रोग मुक्त हो जाते और खुशहाली आ जाती। परंतु साधु को कभी भी इस बात का बोध न हो पाया कि वे ईश्वर के कितने करीब थे और यह सब उनके कारण हो रहा है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी सेवा तभी सच्ची कहलाती है यदि सेवा करने वाले के मन में जरा सा भी अभिमान ना हो। एक मशहूर कहावत भी है कि यदि दान करना है तो इस प्रकार से कीजिए कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। जो व्यक्ति सेवा करने के बदले नाम की चाहत रखते हैं, वे कभी सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कृतज्ञता का गुण हर किसी के अंदर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति प्रशंसा ना मिलने की सूरत में सेवा करनी छोड़ देते हैं। कभी भी सेवा सहानुभूति, दया व उदारता के बिना संभव नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान का बीज बोता है, वह परिणाम में मित्रता की फसल काटता है। एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। जो व्यक्ति मनुष्य जाति की निष्काम सेवा करते हैं, वे स्वयं ईश्वर की ही सेवा करते हैं। निष्काम सत्य कर्म करने से हमारे मन और बुद्धि अधिक तेजस्वी होते हैं, जिससे हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान लगता है, जिससे हम जीवन में कोई भी काम अधिक लगन से करते हैं और जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।